स्वागत है आपका मैंडिस सोशल साइंसेस में। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन इस बार हम थ्योरी लेकर नहीं आए। वी आर बैक विद अ एमसीक्यू टेस्ट, और ये हमारा पहला टेस्ट है इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट जो हम लेने वाले हैं इस चैप्टर से। तो ये 10 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट है, 10 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट है, मतलब आप खुद ही चेक करेंगे, कोई ट्यूटर अलग से नहीं चेक करेगा। और आप सही आंसर है तो 1 नंबर दीजिए अपने आप को, गलत आंसर है तो कोई नंबर मत दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हमने मेहनत करके ये टेस्ट बनाया है, तो हम बड़े ईगर है ये जानने के लिए कि आपके मार्क्स कैसे आते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, ये एमसीक्यू जो टेस्ट होते हैं ये एक बहुत अच्छा तरीका है एग्ज़ाम से पहले अपने आप को चेक करने का, हमारी तैयारी कैसी है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और अगर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो एक शानदार तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने आप को मॉरली बूस्ट करने का। और अगर कम आते हैं मार्क्स तो तब भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको सीखने को तो मिल ही रहा है, और साथ में आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि अभी और तैयारी करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। इतने से बात नहीं बनेगी, और आपको ये भी पता लगेगा कि वो कौन से एरियाज़ है जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और इस टेस्ट के लिए अपीयर होइए। एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है शुरू में जो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद हम टेस्ट शुरू कर सकते हैं। सो हियर वी गो फॉर द इंस्ट्रक्शंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट्स अ सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, आप खुद चेक कर रहे हैं। After every question, you will get a pause of 5 seconds and then I will give you the correct answer. क्वेश्चन अनाउंस किया जाएगा, साथ में 4 ऑप्शंस भी पढ़ दिए जाएंगे, उसके बाद 5 सेकंड का पॉज दिया जाएगा। उसमें आप लोगों ने अपना आंसर सही लिखना है, मार्क करना है, जो भी है, और उसके बाद हम करेक्ट आंसर बता देंगे आपको। और सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे, आपके साथ आंसर डिस्कस भी करेंगे। तो ये प्लेन कोई पेपर पेन टेस्ट नहीं है, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं जो भी हम क्वेश्चन डालते हैं उसको। देन राइट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर दी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो 2-3 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप अपने आप को मेंटली ऑर्गेनाइज करो, और उसके बाद हम पहले क्वेश्चन पर जंप करेंगे। सो जस्ट 3, 2, 1, हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट? Option 1, centralized power. Option 2, sovereign control. Option 3, its citizens develop a sense of common identity and shared history. Option 4, it has a clearly defined territory. And your time starts now. So time is up, and the correct option is its citizens develop a sense of common identity and shared history. तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन था विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्न स्टेट, और ये फीचर नहीं है, ये नेशन स्टेट का फीचर है, ना कि मॉडर्न स्टेट का। बाकी 3 मॉडर्न स्टेट के फीचर हैं, ये नेशन स्टेट का फीचर है। तो अगर सही है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए। एंड नाउ वी गो टू द क्वेश्चन 2, एंड इट इज़ हियर। In the popular painting of Frederick Soriot, French artist, on earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of number 1, democratic institutions, number 2, republic institutions, option 3, absolutist institutions, option 4, socialist institutions. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। In the popular painting of Frederick Soriot, French artist, on earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of democratic institutions, republic institutions, absolutist institutions, socialist institutions. And your time starts now. Time is up. And the correct answer is absolutist institutions, option 3rd. And in Frederick Soriot's painting, if you remember, there is a painting where the base of the painting will find the shattered debris.
which the author says is the remains of absolutist institution. Absolutist institutions वो डिक्टेटर मोनार्की फॉर्म जिसमें एक बंदे के हाथ में सारी ताकत होती है, वो वाला। तो कहा कि लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसलिए उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया, वो मतलब रिजेक्टेड है। तो ये आपका ऑप्शन है। वी गो टू द क्वेश्चन थर्ड नेक्स्ट। हियर इट इज, which of the following was not a feature of the Napoleonic Code of 1804? याद रखना, not a feature of Napoleonic Code. Option 1, it did away with all privileges based on birth. Second, established equality before law. Third, gave voting rights to all French citizens. Fourth, secured the right to property. And your time starts now. Time up. And the correct answer is gave voting rights to all French citizens, option third. We'll find this is not the feature of Napoleonic Code because the other three are feature, like privileges based on birth. Like first and second state, they were privileged, they were getting many benefits, they were going tax free. Napoleon removed all those privileges. He established equality before law. He also secured right to property. That means इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं, वो उनको दिया गया था। वोटिंग राइट्स नेपोलियन ने नहीं दिए किसी को, तो ये ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नाउ वी गो टू क्वेश्चन 4। द स्टेट्स जनरल इन फ्रांस वॉज रीनेम्ड एज नंबर 1 जनरल असेंबली, number 2 states assembly, number 3 national assembly, number 4 French assembly. And your time starts now. Time up. And the correct answer is national assembly, because the other three names, they are not relevant for this chapter. If you remember, when the French citizens met इन द स्टेट्स जनरल, जिसको किंग ने बुलाया हुआ था टैक्स बढ़ाने के लिए, लेकिन लोगों ने वोटिंग पैटर्न से डिसएग्री होकर बाहर जाकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई थी, और वो स्टेट्स जनरल को हटाकर वो नई बॉडी का नाम था नेशनल असेंबली, ऑप्शन थर्ड। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हियर, डैश बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। ऑप्शन 1 conservatives, option 2 liberals, option 3 democrats, option 4 none of the above. Your time starts now. Time up. And the correct option is option 1 conservatives. If you remember, जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार गए थे 1815 में, तो उन्होंने जो जो यूरोप में किया था उसको हटाने के लिए, उसको अनडू करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई थी, जहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर जो पुराने किंग, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले गद्दियों से हटा दिया गया था, उन लोगों ने वापस अपनी पुराना सिस्टम, पुराने स्टेट और सोसाइटी, समाज और सरकार के पुराने सिस्टम वापस मांगे। तो वो कंजर्वेटिव्स थे, और ये ऑप्शन कंजर्वेटिव है। क्वेश्चन 6 नाउ, what was liberalism according to the new middle classes of Europe? Point 1, option 1 concept of government by consent, option 2 end of autocracy, clerical privileges, a constitution and representative government, option 3 freedom for the individual and equality of all before law, option 4 inviolability of private property. Your time starts now. Time up. And the correct answer is option 3 freedom for the individual and equality of all before law. ये चारों के चारों जो हैं बेसिकली लिबरलिज्म के जो चार अलग अलग मीनिंग्स दिए हुए हैं बुक में, सबके साथ जुड़े हुए हैं। ये मिडिल क्लास वाला जो है वो ऑप्शन 3 वाला है, वो आप बुक में पढ़ना। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Zollverein, which was started at the initiative of Prussia in 1834, was a number 1 trade union, number 2 customs union, number 3 political party, number 4 none of the above.
and your time starts now. Time up. आंसर ऑप्शन 2, कस्टम्स यूनियन। कस्टम यूनियन जिसमें जर्मनी भी साथ में था। कस्टम यूनियन बेसिकली एक इकोनॉमिक यूनियन होती है जिसमें बॉर्डर्स पर टैक्सेस को या घटा दिया जाता है या बिल्कुल हटा दिया जाता है, करेंसी को घटा दिया जाता है। मतलब जहाँ बहुत सारी मल्टीपल करेंसीज हो तो एक या दो करेंसी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूनियन बनाई गई थी, तो इसको हम कस्टम यूनियन बोलते हैं। यह है ज़ोलवरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which country hosted the meeting for the Treaty of Vienna 1815? Option 1, Britain. Option 2, Russia. Option 3, France. Option 4, Austria. And your time starts now. Time up. And the correct answer is option 4, Austria. Treaty of Vienna में वो सब लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट किया था। तो वियना में ही इसकी मीटिंग कंडक्ट की गई। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो वियना से ही इंडिकेशन मिल जाता है कौन सी कंट्री। सो इट इज़ ऑस्ट्रिया। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यंग इटली, अ सीक्रेट सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन मार्से बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? नंबर 1, ड्यूक मेटरनिक। नंबर 2, जियोसेफ मजीनी। Number 3, Otto von Bismarck. Number 4, Giuseppe Garibaldi. And your time starts now. Time up. And the answer is Giuseppe Mazzini. Duke Metternich, he was a chancellor of Austria. Otto von Bismarck fought for unification of Germany. Giuseppe Garibaldi ने भी इटालियन यूनिफिकेशन के लिए काम किया है, और जोसेफ मजीनी ही सबसे मेन हीरो थे इटालियन यूनिफिकेशन के, तो उनका काम सबसे ज़्यादा था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस? ऑप्शन 1, हैब्सबर्ग। ऑप्शन 2, सर्डिनिया पिडमंट। ऑप्शन 3, प्रोजिया। ऑप्शन 4, बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. Option 2 is the right answer. Option 2, Sardinia Piedmont. It was the only princely house out of all the various fragments में इटली बटा हुआ था। सर्डिनिया पिडमंट ही मेन था, बाकी सब जो प्रिंसली हाउस थे वो किसी और लैंग्वेज के, स्पेनिश थे, कोई ऑस्ट्रियन थे, लेकिन दिस वाज द ओनली वन जो इटालियन प्रिंसली हाउस था। तो आपने सारा टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आपने मार्किंग भी कर ली होगी। तो इसको प्लीज़ डालिए आप कमेंट बॉक्स में और हमें मार्क्स देखने दीजिए। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टेस्ट के साथ? अगर बहुत अच्छा रहा तो एक लाइक दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को पॉपुलर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो कुछ पॉसिबल हो सकता है वो कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस एंड ऑल द बेस्ट।